तो शोर नहीं मचाना है क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। लो, चलो ठीक, चलो देखो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में, ठीक है। टेंस क्या होता है और इसका प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। क्लास 9th के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पार्ट ऑफ जो सेंटेंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा होता है टेंस का, ठीक है। टेंस किसे कहते हैं ये समझना है। देखिए, टेंस का मतलब हम लोग हिंदी में अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। काल अर्थात समय, ठीक है। अब समय कहने का मतलब ये है कि जो भी हम बातें करते हैं, जो कुछ भी हम बात करते हैं, बातों में हमारे समय को दर्शाया जाता है। जैसा मैंने कहा कि मैं खाना खाया था, मैंने कहा कि मैंने खाना खाया था, तो एक बात मैंने कही कि मैंने खाना खाया, कब खाया, पीछे वाले समय में इस चीज को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। अभी की मैं बात करूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अभी ये काम कर रहा हूं। मैं कल तुम लोगों को टेंस का दूसरा पार्ट पढ़ाऊंगा, तो अब मैं आने वाले समय के बारे में प्रदर्शित करूंगा। तो इसमें जो कुछ भी हम बातें करते हैं इसमें समय को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या होता है, जिससे कि वाक्य के समय का निर्धारण हो। टेंस क्या है, जिसमें वाक्य के समय का क्या होता है, निर्धारण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट में ये बटा हुआ है, 3 पार्ट्स में ये बटा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ये 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट का मतलब वह समय जो इस समय चल रहा है, उपस्थिति के साथ साथ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, जारी है। पास्ट का मतलब जो हम लोगों ने कल किया था, मतलब भूतकाल, जो समय हमारा बीत चुका है, जो कल हम लोगों ने काम किया होगा, अकॉर्डिंग टू जो कुछ भी हमारा काम रहा हो उसको हम लोग किए होंगे। अब भविष्य की बात करेंगे, अभी एग्जामिनेशन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब उसमें आप एग्जाम देने वाले हो, तो एग्जाम में आप क्या करोगे, कैसे करोगे, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। तो करोगे, समझ रहे हो ना बात को। तो अगर इसको आपको बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो बस 2 तरीके हैं, ध्यान से समझना। पहला ये है कि किसी भी वाक्य के अंत में ध्यान दो कि लिखा हुआ क्या है। अगर हिंदी में है तो देखो, है, हो, हूं के साथ साथ है। ये अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए किसी वाक्य के एकदम अंत में, जैसे कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, ठीक है, मैं पढ़ता हूं, देख रहे हो ना, वाक्य के अंत में क्या दिख गया, हूं। तो देखो, इसमें से कोई भी दिख जाए, जरूरी नहीं है कि केवल यही दिखे, कोई भी दिख जाए, वह पपीता है, वह एक पपीता है, यह एक कलम है, एक कलम है। ध्यान दो, सबके अंत में क्या है। सारे प्रेजेंट की बातें हो रही हैं, प्रेजेंट में ये सारी चीजें उपस्थित है, ठीक है ना। लेकिन अगर प्रेजेंट जानने का तरीका तो आपको लगभग पता ही चल गया होगा, लेकिन अब पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, था, थी, थे। ये 3 चीजों को आप ध्यान दो, था, थी, थे। जब भी कोई वाक्य हम बोलेंगे और उसके अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आपको मिल जाए, जैसे कि वह एक पुरानी पुस्तक थी, पुस्तक थी, ठीक है। देखो, अंत में क्या मिल गई, थी। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मोटर साइकिल थी, ठीक है। देख रहे हो ना, थी, इसमें भी थी, मतलब जो कुछ भी मैं बातें कर रहा हूं इसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है, थी,
थी, था भी आ सकता है, थे भी आ सकता है, जैसे वाक्य रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भविष्य की अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आप देखोगे कि वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ये तीन चीजें तो कंपलसरी है, समझ जाओगे। जैसे वह घर जाएगा, कोई है, किसी की बात कर रहा हूं, ये जैसे विनीत यहां बैठा, मतलब विनीत घर जाएगा, विनीत घर जाएगा। मेरे पास कल एक आईफोन होगा, देख रहे हो ना। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि जो हम बातें कर रहे हैं उसके अंत में क्या आ रहा है, और उससे इस बात का पता लगा रहे हैं कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। तो प्रेजेंट के लिए आपने ध्यान दिया कि ये वाले चीज है, हो, हूं और हैं, ये वाला मिला। और पास्ट के लिए आप देखोगे था, थी, थे मिल गया, ये इंपॉर्टेंट था। और भविष्य वाले के लिए हम क्या देख रहे हैं, गा, गे, गी मिल गया, है कि नहीं है। उससे संबंधित आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें बहुत सारे मैंने वाक्य लिख रहे, प्रेजेंट के लिए इस तरीके के वाक्य हैं, पास्ट के लिए ऐसे हैं और फ्यूचर के लिए ऐसे हैं। देखो वाक्य जैसे हम बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंस यूज कर रहे हैं उसमें ये चीजें कंपलसरी आपको दिखाई दे रही होंगी, है ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। अब उसी तरीके से जब हम इसमें आगे इसके बारे में और डीपली आगे जाएंगे तो देखेंगे कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट का एक हिस्सा है, प्रेजेंट का, ठीक है। केवल एक ही नहीं, तीन और भी हिस्से हैं इसके अलावा। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये देख रहे हो, ये प्रेजेंट के चार पार्ट्स हैं टेंस में, ठीक है। ये जो भी प्रेजेंट है इसके चार पार्ट्स यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये प्रेजेंट के हिस्से। अगर इसी तरीके से हमको पास्ट का हिस्सा जानना है, तो पास्ट का हिस्सा जानना है तो प्रेजेंट वाले हिस्से को हम क्या करते हैं, ऐसे इरेज कर लो, आपकी मर्जी। देखो अब यहाँ पे इसको हम कर देते हैं पास्ट, क्या दिक्कत है, एक काम करते हैं पूरा इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे पास्ट के बारे में अगर हमें जानना है तो पास्ट के भी लगभग हम लोग के पास चार पार्ट्स होते हैं। कितने होते हैं, चार। पहला देखो पास्ट एंड डेफिनिट, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हमारे पास्ट के चार पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्यूचर के बारे में देखेंगे तो फ्यूचर के भी चार पार्ट्स मिलेंगे आपको। देखिए फ्यूचर के भी चार पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। देखो ये फ्यूचर है, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के भी चार पार्ट्स मिलेंगे, फ्यूचर
इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, ये ध्यान दो। तो हमने यहाँ तक देखा कि जितने भी टेंस होते हैं, टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखे। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, अगर एक एक स्टेप में अगर हम डिटेल में काफी जाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, तो शॉर्ट में जो भी हम समझ सकते हैं, जितना हमें जरूरत है, एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखिए इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित, और टेंस का मतलब काल। ठीक है, वर्तमान अनिश्चित काल, वर्तमान अनिश्चित काल। इसमें जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी आप क्रिया कर रहे हो, काम कर रहे हो, जैसे उठना, बैठना, नहाना, धोना, वो निश्चित नहीं होता है। जैसे कि मैं नहाता हूं, मैं करता हूं, मैं नहाता हूं, लेकिन वो उसमें निश्चय ये नहीं है कि मैं कब नहाता हूं, कितने देर तक नहाता हूं। मैं खाना खाता हूं, खाता तो हूं, लेकिन कितना खाता हूं, कब खाता हूं, उसमें कुछ क्लियर नहीं। मतलब जो भी क्रियाएं आपको मिलेंगी उसमें ये कंफर्म नहीं होगा कि भाई वो कब तक होने वाली है, कब करेंगे, कब करना चाहिए, कुछ भी निश्चित नहीं होगा। बस होगा, क्रिया होगी, कोई काम होगा, लेकिन निश्चित नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें वर्तमान में, तो सबसे पहले हमें देखो किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में, क्योंकि जब हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में, तो सबसे पहले तो हमें पहचानना जरूरी होता है कि भाई किस टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें पहचान इसकी सबसे ज्यादा जरूरी है, पहचान। ठीक है, जिसको हम किस तरीके से पहचाने कि किस टेंस का कौन सा वाक्य है। तो देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना है, क्योंकि इंग्लिश में तो रहेगा नहीं, हिंदी से हमें अंग्रेजी बनाना है, तो सबसे पहले देखो क्रिया को। किसको देखना है? क्रिया, क्रिया देखो। अब क्रिया, क्रिया तो सबको पता ही होगा किसे कहते हैं, अर्थात वर्ब, जो कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में क्या काम कर रहा हूं? आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। मैं यहाँ पे हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं कि मैं आप सभी को पढ़ाता हूं। बात को समझना, मैं आप सभी को क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। तो इसमें मैं क्या हूं? सब्जेक्ट हूं। क्या हूं? सब्जेक्ट हूं, सब्जेक्ट। और मेरे द्वारा काम क्या किया जा रहा है? पढ़ाने का। क्या काम किया जा रहा है? काम क्या है मेरा? पढ़ाना। तो पढ़ाना इसमें क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। समझ में आया? अब इसमें मोस्टली हमें इस वर्ब को ही तो देखना है। क्या देखना है? वर्ब को। तो जितने भी वर्ब है उनके अंत में हमें देखना है। क्या देखना है? जितनी भी क्रियाएं हैं उनके अंत में देखना है। ता, ती, ते, ये तीनों चीजें। इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है कि इसके अंत में क्या रहा है, हो, हूं, और साथ में क्या आना चाहिए? है। अगर ये चीजें आ रही हैं क्रिया के अंत में, समझ में आया? ये चीजें अगर आ रही हैं क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाना कि ये क्या है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान देना, ता के साथ हूं, ता के साथ हूं, इसमें देखो ता है और हूं भी है, दोनों चीजें हैं कि नहीं है। तब हम इस बात को क्लियर करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक तरीका, कभी कभी ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं जैसे क्रिया के अंत में ता तेती के साथ है हूं है आ जाता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है। जैसे मैंने पीछे लिखा था, जैसे कि वह एक पपीता है, पपीता है, देख रहे हो ना। यहां पे ध्यान दो कि मैंने कहा कि वह एक पपीता है, वह एक पपीता है। देखो अंत में ता भी है और है भी है, तो क्या इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य बोलेंगे? नहीं, क्योंकि पपीता यहां पे क्रिया नहीं है। पपीता क्रिया दिख रहा है यहां पे? पपीता क्रिया है? नहीं है, पपीता यहां पे क्रिया नहीं है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य नहीं कहेंगे। समझ में आया? ध्यान रहे, क्रिया के अंत में ये चीज ता तेती के साथ है हूं है इत्यादि शब्द होने चाहिए। क्लियर? अब देखो, तो मुझे लगता है कि पहचान समझ में आ गई होगी कैसे पहचानना है। कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता तेती के साथ है हूं है इत्यादि शब्द अगर इसमें से कोई आ रहा है चारों में से, ठीक है, ध्यान दो, ओ सॉरी ये तो इरेज हो जाएगा अभी। देखो ता ती ते के साथ है हूं है इत्यादि शब्द यदि आ जाता है तो समझना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। समझ में आया? चलो अब हम देखेंगे कि ऐसे सेंटेंस को कैसे मतलब बनाना है, इसमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सेंटेंस को कैसे पूरा मतलब हिंदी से अंग्रेजी में बनाएं, ठीक है, ट्रांसलेट कैसे करें। तो इसमें सबसे पहले देखो, वह पुस्तक पढ़ता है। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को ध्यान से देखोगे, वह पुस्तक पढ़ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो पढ़ना ठीक है, देखो पढ़ना आपकी क्रिया है, लेकिन मैंने पढ़ने के जगह पे पढ़ता लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? लिखा है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्रिया के अंत में ता तेती तो आना एकदम निश्चित ही। तो क्रिया क्या है? पढ़ना। यहाँ पे देखो पढ़ना है, लेकिन मैंने पहले पढ़ता, ता के साथ क्या मिला है? तो किस टेंस का वाक्य हो गया? पहचान तो हमारी क्लियर हो गई। पहचान क्या हो गई? क्लियर। दूसरी बात क्या है, जब हमारी पहचान क्लियर हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो समझ ही रहे होगे। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया तो आप समझ लो, सहायक क्रिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं? इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए भाई सेंटेंस जो है किस टेंस का है, सेंटेंस किस टेंस का है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम टेंस में सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम स्वीकारात्मक या साधारण भी कह सकते हैं, इसको साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। देखो साधारण वाक्य, अब इस साधारण वाक्य की अगर हम बात करें, सिंपल से वाक्य की, तो इसको बनाने का एक नियम होता है। वो नियम क्या है सबसे पहले समझते हैं हम। देखो सबसे पहले तो देखो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं की जाती। इसलिए अब हम क्या लिखने वाले हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो भी ध्यान देना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें हमें जोड़ना है यस चाहे ईएस, उसके बाद ठीक है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यस चाहे ईएस कब लगेगा, इसके पीछे भी रूल होता है। जब आपका ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी दो प्रकार का यहां पे होता है, एक सिंगुलर होगा, एक सिंगुलर,
दूसरा प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा। तो सिंगुलर में जब आप जाओगे तो ध्यान देना कि इसमें आएगा ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम आ सकता है, सिंपल सी बात है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, चाहे कोई भी ईटीसी एक्स, ठीक है, कुछ भी ऐसा प्लूरल में जो है। तो अब यहां पे जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, यदि सिंगुलर हो तब जाके यस चाहे यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। और उसमें कहाँ यस लगाना है और कहाँ ई लगाना है ये भी जरूरी है। देखो अगर क्रिया के बाद, ठीक है, क्रिया को ध्यान से देखना, क्रिया के बाद वाले शब्दों को अंतिम वाले, ठीक है, अगर उसमें जैसे यह क्रिया है, एक क्रिया राइट, क्या लिखा है? राइट, एक है गो, एक है प्ले, ये सब क्रियाएं है ना। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गया अंत में, क्या आ गया? सॉरी, यहाँ पे वॉवेल्स आ गया, क्या आ गया? वॉवेल्स। तो वॉवेल्स आएगा तो वहां पे हम क्या जोड़ने वाले? ईएस। क्या जोड़ेंगे? ईएस। और जहां पे कॉन्सोनेंट आएगा, क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। देखो वॉवेल्स में क्या जोड़ेंगे? वॉवेल्स में ईएस जोड़ देना है, ठीक है। और जहां पे कॉन्सोनेंट आएगा वहां पे हम जोड़ेंगे एस। ये सामान्य सा रूल है, लेकिन अब स्पेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो और सारे परिवर्तन है, लेकिन हमें मुख्यतः जो मेन पॉइंट्स है उस पर नोटिस करना है। तो देखो करना क्या है कि जहां पे वॉवेल्स होगा वहां पे ईएस लगा देना, और जहां पे कॉन्सोनेंट होगा ओनली एस लगाना है, वो भी सिंगुलर के साथ। प्लूरल के साथ क्रिया में कोई भी मतलब बदलाव नहीं करना है। तो अब यहां पे देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब ये देखो जिसके द्वारा कोई काम किया जाए, तो उसके द्वारा मतलब वह क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। वह क्या है? सब्जेक्ट है। वह इसमें क्या है? सब्जेक्ट है ना। देखो ये पढ़ना क्या है? आपका क्रिया है। क्या है? क्रिया है। और ये क्या है? पुस्तक, ऑब्जेक्ट है। अदर वर्ड तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो नहीं लगाएंगे। रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है? यहां पे हम बना रहे हैं, देखो ही होती है। क्या होती है? ही। वह की अंग्रेजी ही। दूसरी बात यहां पे ध्यान देना है कि मेन वर्ब क्या है? देखो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हमें इस्तेमाल करना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ना की अंग्रेजी हो गई रीड। क्या हो गई? रीड, ठीक है। अब देखो ये सिंगुलर है और यहाँ के अंत में क्या है? डी आया है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या जोड़ने वाले हैं? रीड्स। एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? रीड्स। और क्या पढ़ता है? बुक। ही रीड्स द बुक। देखो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल साधारण वाक्य बनाने का ये सबसे पहला तरीका, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स बुक। जैसे हिंदी में हम क्या करते हैं ना कि जब अनुवाद करते हैं तो सिंपल सिंपल जैसे जैसे रहता है वैसे वैसे बैठा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस चाहे ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव वाले तो बन जाएंगे ना सब, क्लियर है ना। अगर नहीं तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो राम अपने घर जाते हैं, ठीक है। राम अपने घर जाते। यहां पे बात को समझिए, इसमें राम जो शब्द लिखा हुआ है वो क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें घर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और जाना क्या है? आपकी क्रिया है, वर्ब है। तो हम लोगों ने सेंटेंस का पूरा पूरा मतलब डिवाइड कर दिया कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? जो फॉर्मूला यूज करना है, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके जस्ट बाद में मेन वर्ब, वो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखने वाले हैं। उसके तुरंत बाद में देखेंगे अगर सिंगुलर होगा तो यस चाहे ईएस जोड़ेंगे, अगर प्लूरल रहा तो यस और ईएस की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। उसके तुरंत बाद में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है,
ऑब्जेक्ट लिखने के तुरंत बाद में आ जाएंगे अदर वर्ड पे। कहां पे आ जाएंगे? अदर वर्ड्स पे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए कि राम यहां पे सब्जेक्ट, तो क्या लिखने वाले हैं? राम। जाना के अंग्रेजी मेन वर्ब क्या है? जाना। तो जाने का मतलब क्या है? गो। तो गो में देख रहे हो कि वॉवेल आ गया। क्या आ गया? वॉवेल। तो क्या जोड़ने वाले हैं? ईएस, गोज। ठीक है, कहां जाते हैं? अपने घर। टू हिज हाउस लिख दो या होम लिख दो, कोई दिक्कत। हिज होम। राम गोज टू हिज होम। ठीक है, अपना के लिए देखो, अपना के लिए हम क्या लगाते हैं? हिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, तो राम गोज टू हिज होम या हाउस। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे बस ये देख लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो करना हो करेंगे। ठीक है, एक देखते नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। नकारात्मक देखो, ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द का बोध होता है। कैसा? नहीं शब्द का बोध होता है। ठीक है, साथ में ये भी ध्यान देना कि क्रिया के अंत में तातेती के साथ है, हूं, है भी आए और बीच बीच में कहीं नहीं भी आना चाहिए। जैसे वह खाना नहीं पकाती है। देख रहे हो ना, नहीं आ गया ना इसमें, आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां पे क्या हुआ? नहीं आया कि नहीं आया? आया ना नहीं सब। तो देखो, नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं डू, नॉट और डज नॉट। डज नॉट देखो, डू नॉट का इस्तेमाल प्लूरल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? प्लूरल के साथ। जैसे आई, वी, यू, दे। इसके अलावा डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ जिसमें ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम आ जाए, चाहे किसी का नाम। ठीक है, तो डज नॉट का इसमें इस्तेमाल करना। समझ में आया? तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल कहां पे करना है? अब ध्यान दो, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और इसका यूजेस किस तरीके से होगा ये आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखो, डू नॉट, आई, वी, यू, दे, एक्स्ट्रा कुछ भी है, जैसे किसी कुछ भी आ सकता है प्लूरल में। यहाँ पे डज नॉट सिंगुलर के साथ करोगे, ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वह। ठीक है, ऊपर से ध्यान दो कि ये पकाती है, मतलब फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर वो पुरुष होता तो हम यहाँ पे ही इस्तेमाल करते, लेकिन वो यहाँ पे महिला है, फीमेल है, इसलिए हम क्या इस्तेमाल करने वाले? सी। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे? सी, वह के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इसका रूल क्या होता है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या लिखने वाले हो? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर डू या डज के साथ में लिखने वाले हो नॉट। ये डू या डज का मतलब क्या है? दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार दोनों में से कोई एक यूज करोगे, उसके तुरंत बाद नॉट लगाओगे, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अब इसमें चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का होगा, तो इसमें आपको यस और यस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके तुरंत बाद में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, फुल स्टॉप। चलो अब इसको बनाते हैं। देखो, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? वह है। सब्जेक्ट कौन है? वह। ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? खाना, ऑब्जेक्ट। पकाना क्या हो गया आपका? क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। तो देखो, सेंटेंस के पार्ट्स हमको यहाँ पे मिलते गए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग केवल हमें रख देना है और वहां पे सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। देखो, वह के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं सी। क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? सी। और सी के साथ अभी मैंने बताया ही, सी, इट। ही, सी, इट, चाहे किसी का नाम हो तो क्या यूज करेंगे? डज नॉट।
सी डज नॉट, देखो खाना पकाना का जो अंग्रेजी होता है कुक होता है, क्या होता है? कुक, कुक द फूड। ये आपका हो गया नेगेटिव, ऐसे बनेगा, बन जाएगा ना अब। सी डज नॉट कुक फूड, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल्स है, इसे ध्यान में रख लेना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना, कल फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बंद कर दो उसको।